अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम एपटैक्सी को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस एपटैक्सी होती क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू डिफाइन एपिटैक्सियल ग्रोथ और व्हाट इज़ एपिटैक्सी। एपिटैक्सी बेसिकली रेफ़र करती है एक मोनोक्रिस्टलाइन फिल्म ऑन मोनोक्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट। यानी अगर मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा सकूं तो वो ये है कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट है और इस क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट के ऊपर अगर मैं एक थिन फिल्म डिपॉजिट करता हूं तो ये जो थिन फिल्म है अगर इसकी ओरिएंटेशन और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो वही हो जो इसके सबस्ट्रेट का है, यानी जो इसकी ग्रोथ डायरेक्शन है उसकी वो वही हो, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ग्रोथ हुई है ये एपिटैक्सियल ग्रोथ है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो वो यूँ हो सकता है कि मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज मेरे पास ये एटम है, इस डायरेक्शन में पड़े हुए, ये सबस्ट्रेट के एटम है, इसी के ऊपर इसी डायरेक्शन में हूबहू इसी ओरिएंटेशन में मैं फिल्म की ग्रोथ करता हूँ सच दैट कि ये जो सबस्ट्रेट है और ये जो फिल्म है इसके दरमियान कोई इंटरफेस नहीं बनता या इसके दरमियान कोई ग्रेन बाउंड्री नहीं बनती। अगर आप मटीरियल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ग्रेन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आपको होगा। तो अगर ये ग्रेन बाउंड्री नहीं बनती तो हम ये कहते हैं कि ये जो ग्रोथ हुई है ये एपिटैक्सियल ग्रोथ हुई है। अब एपिटैक्सियल ग्रोथ यानी आप यूँ समझें कि क्रिस्टल की ओरिएंटेशन, क्रिस्टल का जो फेज़ होगा, जो न्यू फिल्म ग्रो हो रही है वो हूबहू उसी तरह की होगी जैसे कि उसका सबस्ट्रेट मटेरियल है। तो इस बेस पे हम एपिटैक्सियल ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। और तो यूँ आप कह सकते हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन फिल्म ऑन अ मोनोक्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट द डिपॉजिटेड फिल्म इज डिनोटेड बाय आर कॉल्ड एज एपिटैक्सियल फिल्म और एपिटैक्सियल लेयर। ये जो टर्म है ना एपिटैक्सी, ये बुनियादी तौर पे ग्रीक वर्ड है, इसकी रूट्स जो लाया करती हैं वो ग्रीक लैंग्वेज में है। एपी का मतलब है अबव और टैक्सिस का मतलब होता है डेपोजिशन इन ऑर्डर मैनर। इट मीन्स दैट यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही है तो ये नीचे एक सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है जिसमें ऑर्डर एटम पड़े हैं, उसी ऑर्डर के ऊपर नई जो फिल्म डिपॉजिट हो रही है उन्हीं एटम्स के ऊपर हूबहू नए आने वाले एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, जब वही एटम्स भी हो सकते हैं, वो आके उसके ऊपर उसी तरह बैठ गए हैं सच दैट कि कोई डिफेक्ट नहीं पैदा हुआ, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई डिसलोकेशन नहीं है। तो इसे हम कहते हैं ये एपिटैक्सियल ग्रोथ है। एपिटैक्सी जो है ये गैसियस फेज में भी होती है और लिक्विड फेज में भी ग्रो करती है। जो बुनियादी तौर पे सबस्ट्रेट होता है ये क्रिस्टल सीड के तौर पे काम करता है। क्रिस्टल ग्रो जब करती है तो लिक्विड फेज से जब हम सॉलिड की तरफ आते हैं या वेपर से हम सॉलिड की तरफ आते हैं तो जिस सरफेस के ऊपर ज़ाहिर है एक चीज़ वाइपराइज फेज में है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो वेपर फेज में है। अब अगर वो जिस सब सरफेस के ऊपर फॉल करेगी वहाँ पे उसने अगर सॉलिडिफाई होना है तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि वो जो सरफेस जिसके ऊपर इसने सॉलिडिफाई होना है वो रिलेटिवली कूल हो, तो उसका टेम्परेचर कम होगा, वो उसके ऊपर आके जब डिपॉजिट होगी तो वो सॉलिड हो जाएगी। अब जिस बॉडी का या जिस सरफेस का टेम्परेचर कम होता है वो एज अ सीड क्रिस्टल है। यहाँ पे सबस्ट्रेट जो होता है वो सीड क्रिस्टल के तौर पे एक्ट करता है। सीड क्रिस्टल बुनियादी तौर पे एक ऐसी सरफेस है जो न्यूक्लिएशन के फिनोमेना को सपोर्ट करती है, हेटेरोन्यूक्लिएशन होती है, और ये फिल्म जो वेपर फेज में होता है जो मटेरियल उसको सॉलिड फेज में लाने में इसका बहुत की रोल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट होता है ये बुनियादी तौर पे सीड क्रिस्टल के तौर पे एक्ट करता है। आगे अगर हम चलें तो सीड एपिटैक्सी फिल्म की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि दो तरह की एपिटैक्सियल फिल्म्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस नेचर का मटेरियल आके डिपॉजिट हो रहा है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये अगर सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर अगर सिलिकॉन के एटम आके डिपॉजिट हो रहे हैं तो जो फिल्म है वो अगर सिलिकॉन के एटम की है तो हम ये कहेंगे ये होमो एपिटैक्सी है, यानी जो फिल्म है और जो सबस्ट्रेट है ये दोनों सेम मटेरियल होंगे। एपिटैक्सी जो इस तरह की ग्रो होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एपिटैक्सियल होती है जिसमें सबस्ट्रेट और फिल्म सेम मटेरियल होता है। सिलिकॉन के ऊपर सिलिकॉन, जर्मीनियम के ऊपर जर्मीनियम, आर्सेनिक या फास्फोरस के ऊपर फास्फोरस, तो ये एपिटैक्सियल है। लेकिन अगर इसे होमो एपिटैक्सी कहते हैं, लेकिन अगर ये जो फिल्म है ये है तो सिलिकॉन की लेकिन वेरी स्मॉल मिन्यूट अमाउंट ऑफ जर्मीनियम इज एडेड
एज अ डोपिंग एजेंट, या सिलिकॉन के अंदर जर्मीनियम है या बोरॉन है या नाइट्रोजन है, उसके डोपिंग के तौर पे यूज़ हो रही है, तो इसे हम कहेंगे ये सीडो होमो एपिटेक्सी है। कन्वर्सली हेट्रोएपिटेक्सी में ये एक, लेट्स सपोज फिल्म आपके पास सिलिकॉन की है, सबस्ट्रेट सिलिकॉन का है, फिल्म आपके पास मैं कहता हूँ जर्मीनियम की है, तो अब ये दोनों डिफरेंट नेचर के मटेरियल हैं, यानी फिल्म की और सबस्ट्रेट की नेचर डिफरेंट है, तो इस एपिटेक्सी को हम हेट्रो एपिटेक्सी कहेंगे। लेकिन अगर इस जर्मीनियम में जो फिल्म है इसके अंदर ये सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है ना, तो मैं सिलिकॉन की डोपिंग कर दूं, a very small concentration of silicon is added in germanium film so that it can be deposited on silicon substrate, then this kind of doping which is very similar to the substrate material, we called it is pseudo heteroepitaxy. आई होप सो कि आपको 4 टाइप्स ऑफ एपिटेक्सी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, application of epitaxial growth. It's a very diverse application. It has a very diverse application in many fields like nanotechnology, semiconductor fabrications, and it is also very important for high quality crystal growth. For example, if you are going to grow a silicon or germanium crystal, particularly these kinds of thin film are very important in semiconductor industry to grow layers of pre-doped silicon, which have a very diverse application in pacemakers and vending machines to deposit organic molecules onto crystalline substrate. These are all the very important and very sophisticated nature of epitaxial growth applications. Moving on, next we have kinds of epitaxial growth. This is basically based on what kind of the mechanism involved in the growth of epitaxy layer. For example, if we are discussing about liquid phase epitaxy, in liquid phase epitaxy we grow semiconductor crystal layer from melt on solid substrate. For instance, we have a solid substrate and we want to deposit a silicon thin film. Now what we have to do, we basically make a solution of this silicon in some kind of liquid. This basically I am trying to make a concept that how this liquid phase epitaxy work. The example I am mentioning here is not necessarily working in real world. So silicon, when silicon is dissolved in this liquid, it make a solution of silicon thin film, and then this solution is dropped. You can drop it through there are few techniques, I am forgetting about the names. For instance, drop casting. You can drop cast these liquid on this substrate, and then what you will do is rotate this substrate. This liquid is spread all around over the silicon substrate, and the film is deposited. So this kind of technique, this method is known as liquid phase epitaxy, and this happened at temperature well below the melting point of the deposited semiconductor. For instance, this in this way you didn't melt the silicon, you make a solution of silicon and deposit thin film of silicon without melting the silicon material, and that's why it is very positive aspect of this method. The temperature of this technique is well below the melting point of the deposited semiconductor. The semiconductor is dissolved in the melt of another materials, and at these conditions you have to be very close to equilibrium between dissolution and deposition. The deposition of semiconductor crystal on substrate, and it's very slowly and uniform. The equilibrium condition depend very much on the temperature and concentration of dissolved species in this melt. Moving on, there are few advantages and disadvantages, or you can say limitation of this method, कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है. दे आर टिपिकली 0.1 to 10 माइक्रोमीटर पर आवर. तो एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी। मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, तो 1 घंटे में यहाँ पे आप 10 माइक्रोमीटर की थिक लेयर ऑब्टेन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रोसीजर है, ये वेरी फ्लैट सर्फेसेज एंड एक्सीलेंट स्ट्रक्चर परफेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ये वाइड सिलेक्शन ऑफ डोपेंट होता है। ग्रोथ कैन बी मेड टू अकर ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एंड एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक precursors or byproduct. In this method, you know that we are basically making a solution and then depositing it. That's why the production of any kind of toxic precursor or byproduct is out of question. लिमिटेशन इसकी ये होती है कि ये जो कंट्रोल ऑफ लेयर थिकनेस होती है या अलाई कंपोजिशन, डोपिंग और इंटरफेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट इन दिस प्रोसेस, एंड सेकेंडली it has very poor reproducibility. You cannot produce the same result or same procedure by performing or by controlling, as you cannot control the parameters, different parameters in this technique. That's why reproduction of the results is very uncommon. और इसके अलावा ये है कि स्केलिंग अप इन साइज और थ्रूपुट, यू कैन, अगर आप इसका प्रोडक्शन रेट हाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करता है। वेपर फेज एपिटैक्सी, जिसे आप ALD भी कहते हैं, एटॉमिक लेयर डिपोजिशन होती है, इसमें आप ये करते हैं कि आप सीक्वेंशियल यूज ऑफ गैस फेज केमिकल प्रोसेस होता है, और इसमें ये केमिकल वेपर डिपोजिशन की एक सब क्लास समझी जाती है। इसमें बुनियादी तौर पे 2 केमिकल्स होते हैं, उनको आप वेपराइज करते हैं और इनमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। ये जो केमिकल्स प्रीकर्सर जिनको आप वेपराइज करते हैं, ये सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट के ऊपर आते हैं, यहाँ सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर आपस में रिएक्ट करते हैं एक लिमिटिंग मैनर से, और उसके नतीजे में रिक्वायर्ड फिल्म जो होती है वो आपके सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। आगे अगर हम चलें तो जाहिर है इसके भी फ़ायदे नुकसान हैं। जो VPE है, वेपर फेज एपिटैक्सी है, ये बहुत कंट्रोल्ड होती है। वहाँ पे लिक्विड फेज में मैंने आपको बताया था कि वो अनकंट्रोल्ड है, यू कैन नॉट कंट्रोल डिफरेंट पैरामीटर्स इन दैट। कंट्रोलिंग से मुराद ये है कि आप उसका ग्रोथ रेट, आप उसकी रफनेस, आप उसकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बहुत, लेकिन ये सेंसिटिविटी और प्रेसिजन की इक्विपमेंट की वजह से इसका ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के स्मॉल प्रोडक्ट्स जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये बहुत मुफीद जानी जाती है। एटॉमिक लेयर डेपोजिशन या वेपर फेज डेपोजिशन ज़्यादा अच्छा नाम है। अब लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, चूँकि इसमें जो सबस्ट्रेट की प्योरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हाईली प्योर हो, और हाईली प्योर सबस्ट्रेट लेने के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, तो इस वजह से ये कॉस्टली हो जाएगा। और इसमें दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि वंस द लेयर हैज बीन मेड एंड द प्रोसेस इज कंप्लीट, there may be a requirement of needing to remove excess precursor from the final product, and for that you have to go for annealing process or some kind of vaporization process. तो जब ये हो जाता है, ज़ाहिर है वेपर बन गए हैं तो उनको आपने रिमूव भी करना है, आपकी फिल्म बन गई है, उसके बाद आपने उसमें से मटेरियल को रिमूव करना है। And the third and the very important technique that is utilized nowadays and most advanced, most modern technique for epitaxial growth is molecular beam epitaxy. इसके करने के लिए ये आपको पता होगा कि जो मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी है ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और मोस्ट एडवांस टेक्निक है, जिसमें आप थिन फिल्म बनाते हैं अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन में, कि जिसके अंदर इम्प्योरिटी का, जिसके अंदर डिफेक्ट्स के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। आप एक सिंगल क्रिस्टल भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक MB मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी को यूज़ करते हैं। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द बेस मटेरियल कॉल्ड सबस्ट्रेट। उस सबस्ट्रेट को सिलिकॉन का हो सकता है, जर्मेनियम का हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड का होता है। आप सबसे पहले इस सबस्ट्रेट को क्या कहते हैं, लेट्स सपोज ये आपने सबस्ट्रेट लिया, इसे आप हीट करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज तक लेके जाते हैं, 500 से 600, ताकि इसके ऊपर अगर कोई लुब्रिकेंट्स है, कोई इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उन्हें आप एवोपरेट कर सकें। अच्छा, इसके बाद ये क्या करते हैं कि आप इसको एक चैम्बर में लेके जाते हैं और वो चैम्बर, इस सबस्ट्रेट को आप लोड करते हैं, उसे आप ग्रोथ चैम्बर कहते हैं। ये अल्ट्रा हाई वैक्यूम होता है। अल्ट्रा हाई वैक्यूम का मतलब है 10⁻⁹ to 10⁻11 टॉर। इसमें प्रेशर होता है, यानी आपके जो
जहाँ पे आप ये सबस्ट्रेट है और इसके नीचे आपके पास जिस मटेरियल की थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है उसे आप एवोपरेट करते हैं। वो एवोपरेट होता है, वो फ्यूजन सेल्स के अंदर वो मटेरियल पड़े होते हैं, उसी वैक्यूम कंडीशन के अंदर आप उसे थिन फिल्म को डिपॉजिट करते हैं। और यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ थिन फिल्म है वो अनमैच्ड है, कोई और ऐसी टेक्निक एग्जिस्ट नहीं करती जो मॉलिक्यूलर बीम एपटेक्सी की थिन फिल्म को compete कर सके। इट्स वेरी वेरी प्योर सिंगल क्रिस्टल आप ग्रो कर सकते हैं और इसमें डिफेक्ट के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। और दूसरा, इसमें कंट्रोल इतना अच्छा होता है कि आप लेस देन 10 नैनोमीटर थिन फिल्म का भी बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, डूपिंग कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ पे आपको स्कीमेटिक दिखाई गई है कि यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट मटेरियल होता है, यहाँ पे मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं, फ्यूजन सेल्स होते हैं, ये फ्यूजन सेल एवोपरेट होकर यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, और ये सारे का सारा ग्रोथ चैम्बर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन में होता है। और साथ साथ इंस्टीट्यू टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं जिसमें आप साथ साथ देख रहे होते हैं कि क्या डिपॉजिट हो रहा है और कैसा डिपॉजिट हो रहा है। तो ये एक बहुत एडवांस टेक्निक है। ये तीसरा मेथड था जो मैंने आपसे बात की है। इसके एडवांटेजेस में तो जाहिर है ये है कि हाई क्वालिटी, लो डिफेक्ट, हाईली यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर क्रिस्टल आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक्सट्रीमली थिन फिल्म बहुत प्रिसाइजली और केयरफुली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व है और क्रिस्टल ग्रोथ रेट इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। फ्यू माइक्रोन थिन फिल्म डिपॉजिटेड इन आवर्स, एक घंटे में एक फ्यू माइक्रोन का मतलब है 0.2 0.3 इस माइक्रोन लेवल पे ये फिल्म ग्रो होती है। और इसके अलावा ये होती है कि इसका जो